महाराष्ट्र में राजनीति का महाखेला हो गया है। एनसीपी के कद्दावर नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल समेत बड़े नामों के साथ बीजेपी और शिंदे शिवसेना सरकार में शामिल हो चुके हैं। एक साल पहले भी एकनाथ शिंदे ने ऐसे ही राजनीतिक घटनाक्रम में महाविकास अघाड़ी सरकार से अलग होते हुए 40 विधायकों और 10 निर्दलीय विधायकों के साथ शिवसेना छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार का गठन कर लिया था। अब की बार एनसीपी टूटी है। 82 साल के शरद पवार के सामने अब पार्टी का अस्तित्व बचाने की चुनौती है। वहीं बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रहे विपक्षी दलों की एकता के लिए भी महाराष्ट्र के ताजा घटनाक्रम से एक बड़ा झटका कहा जा रहा है। नमस्कार, जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को हमारा अभिनंदन। स्ट्रेट टॉक में आज का सीधा संवाद महाराष्ट्र में बीजेपी का महा गेम प्लान। महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के आने के बाद फंस गई बीजेपी, ये क्या सवाल खड़े कर रहे हैं। एक ग्राफिक्स के जरिए हम कुछ दर्शकों के सामने अपने प्रश्न उठाना चाहेंगे जो कि इस बदले हुए राजनीतिक परिस्थितियों के बाद बहुत प्रमुखता से लोगों के मन में उठ रहे हैं। हमारा सवाल है कि महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के आने के बाद से क्या बीजेपी खुद ही अपने गेम में फंस चुकी है? शरद पवार की विपक्षी दलों में स्थिति क्या कमजोर हो गई है? ये भी एक अहम सवाल अब पूछे जा रहे हैं। बेंगलुरु की विपक्षी दलों की बैठक स्थगित आखिर क्यों करनी पड़ी है? क्योंकि क्या वाकई में ये बहुत बड़ा झटका विपक्षी एकता के लिए कहा जा सकता है? क्या पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा? कुछ इस तरह के भी अनुमान लगाए जाने लगे हैं। क्या शिवसेना उद्धव गुट को इसका लाभ मिलेगा? ये भी कहा जाने लगा है। क्या देवेंद्र फडणवीस का कद अजीत पवार के आने से घटेगा? क्या एकनाथ शिंदे अजीत पवार के आने से सहज रह पाएंगे? क्या 2024 के चुनाव की दिशा में कांग्रेस मजबूत होती दिख रही? ये कई सारे सवाल हैं और इससे भी बहुत ज़्यादा सवाल अभी भी बने हुए हैं जिनका जवाब जनता तलाश रही है कि आखिर इस तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में हो क्या रहा है, देश की राजनीति में चल क्या रहा है। हमारे साथ बेहद प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं और उनसे आपका परिचय भी करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय भारद्वाज, वरिष्ठ पत्रकार। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ सुनील शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील सर स्ट्रेट टॉक में। और बहुत तेजी से राजनीति जो है वो बदल रही है महाराष्ट्र के साथ साथ। मुझे लग रहा है कि पूरे देश में भी ये अब कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके भी बदलाव की बात करी और जो केंद्रीय नेतृत्व है उसमें भी जो फेरबदल की बात हो रही है। अजय सर, आप किस तरह से देखेंगे? अब क्या बीजेपी जो महाराष्ट्र में हुआ है इससे मजबूत हो गई है? मैं इसको सारे परिप्रेक्ष्य में इस तरह से देखता हूं कि महाराष्ट्र में जब से चुनाव हुआ है 2019 में जी, तब से एक तरह का मंथन होता रहा है क्योंकि किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। तो जब पहले तो बनी सरकार फडणवीस ने बनाई, वो एक हफ्ते के अंदर ही अंदर डिसॉल्व हो गई। उसमें अजीत पवार भी शामिल थे। एक इलेक्शन लड़ा गया 2019 में जिसमें बीजेपी और ठाकरे जी की पार्टी जो शिवसेना है वो इकट्ठे मिलकर लड़े। लेकिन क्योंकि उनका इलेक्शन में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो रिजल्ट के बाद मतभेद में बदल गई। उन्होंने कहा कि मैंने सीएम रहना है, लेकिन उनका बीजेपी के साथ एक समन्वय नहीं बन सका। जो समन्वय नहीं बन सका, हालांकि बीजेपी जो थी उस इलेक्शन में मेजॉरिटी की एक पार्टी थी, मेजॉरिटी नहीं कह सकता, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी थी। और वो इलेक्शन जो था वो बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था, लोगों को ये बताने के लिए कि हम दोनों इकट्ठे हैं। लेकिन शिवसेना ने उसमें से अपना एक राजनीतिक गणित अलग बनाया क्योंकि बीजेपी शायद इस बात से सहमत नहीं हुई कि आप सीएम रहेंगे, 5 साल रहेंगे, 2.5 साल रहेंगे। तो इस तरह का कुछ मुझे लगता है कि मतभेद हुआ, जिस वजह से जिस अलायंस ने इलेक्शन लड़ा था वो अलायंस टूट गया। जब वो अलायंस टूट गया तो उसके बाद ठाकरे जी ने अपने तरीके से
एक नया अलायंस बनाया जिसमें शरद जी ने और कांग्रेस जी ने, कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया, तो उनकी मेजॉरिटी बन गई इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, सो दे रूल्ड जी फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बट लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा अननेचुरल कॉम्बिनेशन था, अननेचुरल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि शिवसेना जो है वो कभी एनसीपी के साथ, शरद पवार जी की पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ कभी उनका मतलब एक टेबल पे बैठ के बातचीत भी नहीं हुई, कभी कोई मानसिक समन्वय नहीं है उनका, मानसिक या किसी तरह का कोई आपस में तालमेल नहीं है। लेकिन वो प्योर एक राजनीतिक कंफर्ट के लिए, राजनीतिक उपलब्धि के लिए या राजनीतिक बेनिफिट के लिए उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें ठाकरे जी, जिनका आजीवन संघर्ष रहा है कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ, उनके साथ उन्होंने गठजोड़ किया, वो सरकार बनाई। जब वो सरकार बनी तो वो भी एक बड़ा विचित्र सा कॉम्बिनेशन लगा मुझे, क्योंकि मैं बाहर बैठा हूँ और तो मुझे लगा कि ये कॉम्बिनेशन जो है इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेट्रोजेनस कॉम्बिनेशन। हेट्रोजेनस कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जो नेचुरल बॉन्डिंग फैक्टर्स अगर नहीं है तब आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो इसको हेट्रोजेनस कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कब तक चलेगा? यही कॉम्बिनेशन तो सर माफ कीजिएगा बीच में रोकना चाहिए, पर यही परिस्थितियां कमोबेश अब मौजूदा सरकार में भी नजर आ रहा है। ये भी जो है ये एक बिल्कुल असहज परिस्थितियां दिख रही हैं। अजीत पवार जिनसे नाराज होकर शिंदे गए थे और सरकार बनाने के बाद भी यही स्टेटमेंट, और दोबारा से अब वो उनके डिप्टी सीएम के रूप में पद संभाल चुके हैं। तो यही परिस्थितियां कमोबेश जो महाविकास अघाड़ी सरकार की थी वो अब बीजेपी और शिंदे सरकार की भी दिख रही हैं, और अब एनसीपी सरकार की। ये मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का जो गणित 2019 का इलेक्शन निकल के आया उसमें से ही एक बेसिक अनसर्टेनिटी पैदा हुई है। उस अनसर्टेनिटी को कांग्रेस ने भी प्रयोग किया, उसके साथ एनसीपी ने भी प्रयोग किया, ठाकरे ने भी प्रयोग किया, बीजेपी प्रयोग कर रही है। तो वो जो अनसर्टेनिटी, बिकॉज इट वाज नॉट ए क्लियर मैंडेट, इट वाज ए क्लियर मैंडेट फॉर बीजेपी एंड शिवसेना। जी, महाराष्ट्र ने जो क्लियर मैंडेट दिया था वो बीजेपी शिवसेना कॉम्बिनेशन को दिया था, लेकिन शिवसेना कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ इस अंडरस्टैंडिंग में उलझ गई कि सीएम ठाकरे जी रहेंगे या कैसे रहेंगे, क्या होगा जी। तो वो एक इफेक्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि 2019 का जो इलेक्शन है वो अपने आप में एक ऐसी अवस्था में उसका जन्म हुआ है कि महाराष्ट्र में अस्थिरता जो है वो एक बीज के रूप में काम करती रही। जी। तो क्या अभी विपक्षी एकता को एक बड़ा झटका लग गया है जो महाराष्ट्र में हुआ है, एनसीपी में टूट हो गई है। कहा जा रहा है कि 40 विधायकों का समर्थन अजीत पवार के साथ है और बहुत बड़ी चुनौती शरद पवार के सामने दिख रही है, क्योंकि विपक्षी दलों के बीच भी उनका जो एक स्ट्रेचर है, उनका जो स्टेटस है, उसको भी एक बड़ा आघात मिला। हमारे साथ सुनील शुक्ला भी बने हुए हैं। सुनील सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अब ये बहुत कुछ जो है एक बड़ा झटका, विपक्षी एकता को कह ले, शरद पवार को कह ले, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को कह ले, एक लग चुका है। अब इससे आगे क्या नजर आ रहा है? क्या शरद पवार अपनी पार्टी को बचा पाएंगे? और अगर ये शरद पवार का ही खुद का ही गेम प्लान है तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी परिस्थिति को? धन्यवाद नेहा जी। निश्चित रूप से अगर पार्टी का एक बड़ा वर्ग पार्टी को छोड़ के चला गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हो गया तो झटका तो ही है, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि ये स्वाभाविक या जो सामान्य तरीके से पार्टियों में टूट होती है वो नहीं है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। इस टूट के पीछे भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनकी ताकत है। इसके वजह से एक डर भय पैदा करके जो स्थिति शिवसेना के साथ थी वही स्थिति इनके साथ जी, यह टूट हुई है। लेकिन टूट होती है, इसका एक संदेश तो लोगों में ये जाता ही है कि शरद पवार जी या विपक्षी लोग अपनी पार्टी को एकजुट रख पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यही चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर अजीत पवार
एक नाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार में शामिल नहीं भी होते, तभी उनके पास बहुमत है। जी। बहुमत का संकट तब पैदा होता है जब जो 15-16 लोगों की योग्यता का सवाल विचार नहीं है, उस पर जब कोई फैसला आ जाएगा तो उस समय स्थिति पैदा होती क्या है क्या नहीं है। आज की तारीख में वो स्थिति नहीं है कि कोई अजीत पवार को सरकार चलाने के लिए बीजेपी को जरूरत है। अजीत पवार को जरूरत है बीजेपी को इस बात के लिए कि वह शरद पवार के लिगेसी में सेंध लगा पाए। अजीत पवार की आवश्यकता इसलिए है बीजेपी को कि वह जो शरद पवार का प्रभाव वाला क्षेत्र है, यानी कि जो पूना, कोल्हापुर, सांगली, ये जो बेल्ट है 4-5 जिले जहाँ पे शरद जी का अच्छा खासा असर है, उस इलाके में इनके असर को कम किया जाए और जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट का जो असर है उसको थोड़ा विस्तार दिया जाए इन लोगों के साथ। तो एक चोट तो जरूर है, लेकिन यह भी है कि यह जो टूट है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अब सोचिए ना कि आप इसमें जिन 9 लोगों ने शपथ ग्रहण किया है उनमें 4 ऐसे हैं जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है, इंक्लूडिंग अजीत पवार। जो प्रफुल्ल पटेल साहब हैं उनके खिलाफ भी जांच चल रही है, के खिलाफ भी ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, वो भी मौजूद थे। और छगन भुजबल साहब तो भ्रष्टाचार के आरोप में 2 साल जेल में जा चुके हैं। तो सवाल ये केवल है कि ऐसे ही लोग टूट करके वहां गए, और छगन भुजबल ने तो बयान भी दिया है, हालांकि वो बयान मैंने यह है कि शरद पवार की जानकारी में वो लोग छोड़ के गए हैं। तो सवाल है कि आप अगर सरकार के दबाव को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप संघर्ष करने की स्थिति में नहीं है, जेल जाना का भय आपके दिमाग में बना हुआ है, तो आप तो सरकार के दबाव का आगे नहीं छाड़ सकते हैं ना। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार बनाने में या सरकार बचाए रखने में यह टूट भले का बीजेपी के लिए सहायक साबित हो, लेकिन राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन इस घटना से चाल चरित्र चलन की जो बात कही जाती है वो बीजेपी की प्रभावित हुई है। जी, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह शिंदे सरकार, शिंदे शिवसेना जो है उसके बीच भी अब ऐसा लग रहा है कि एक असहजता की जो स्थिति है पहले से और ज्यादा इसकी पुष्टि हो चुकी है, बल्कि और ज्यादा पुख्ता हो चुकी है। पहले से ही देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी और शिंदे गुट के बीच जो है मनमुटाव की बात हो रही थी, और अब अजीत पवार का आ जाना कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री शिंदे हैं उनकी स्थिति को भी असहज बना रहा है, असामान्य बना रहा है। तो ये जो शंकाओं का जो वक्त है, क्या शिंदे और शिंदे के जो समर्थक हैं इससे उनकी जो बेचैनी बढ़ गई है, वो कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं? हो सकता है कि जो सभी विपक्षी है, विरोधी दल है, वो एक साथ इकट्ठा हो जाए और बीजेपी अलग थलग पड़ के रह जाए? नहीं, कोई निर्णय तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो ऐसे नहीं ना। मैंने कहा ना कि एक पार्टी में टूट होती है, हम अपने नेता से संतुष्ट हो गए, कोई संगठनात्मक असहमति हो गई और 2 गुट अलग अलग हो गए। शिवसेना में भी जो टूट हुई थी वो भी बीजेपी के दबाव में हुई थी, और जो आज हो रही है वो भी बीजेपी के दबाव में है। तो जो शिवसेना से टूट के लोग गए हैं वो दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। ये जरूर है कि उनके अंदर संतोष होगा कि जैसे कि उनको यह उम्मीद लग रही थी कि जो मंत्रिमंडल में जगहें खाली हैं उनमें हो सकता है कि इनके लोगों को ज्यादा एकोमोडेट किया जा सके। 22-23 जगहें खाली थी। अब जब ये अजीत पवार गुट भी उसमें शामिल हो गया तो निश्चित रूप से जब ये 9 लोग तो ऐसे ही शामिल हो गए और कुछ लोग शामिल हो जाएंगे, तो जो उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी या जिसकी उम्मीद पाले हुए थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके मंत्री हो जाएंगे, वो तो नहीं होने वाला है। लेकिन यह भी सही है कि वो असंतोष व्यक्त करके इस अलायंस से अलग होने की ताकत उनके पास नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के चले जाएंगे या बीजेपी पे दबाव बना लेंगे, क्योंकि वो दबाव बस जब खुद गए हैं तो आप क्या दबाव बना लेंगे? आप जब खुद सीबीआई और इनकम टैक्स के डर से उस पार्टी में शामिल हुए हैं तो किस बात का दबाव बनाएंगे? तो दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। आप जिस स्थिति में है आप उस स्थिति में रहेंगे। और ये भी हालत है कि अब आने वाले दिनों में चुनाव की स्थिति बनेगी तो इनको राजनीतिक नुकसान भी होगा। तो मेरी अपनी समझ है कि बाला साहब ठाकरे का की जो लिगेसी है वो उद्धव ठाकरे के साथ है। शिव सैनिक जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ है। आम लोग जो बाला साहब के समर्थक रहे या सहानुभूति रखने वाले लोग हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ है। वैसे ही एनसीपी का जो समर्थक वर्ग है वो शरद पवार के साथ है। जो शरद पवार का क्लाउट है इन चारों दिनों में
जिन इलाकों में इनका असर है, वो लोग शरद पवार को अपना नेता मानते हैं। किसानों में बहुत असर है उनका, शरद पवार जी का बड़ा आदर देते हैं लोगों को, लेकिन वो शरद पवार को देते हैं। और शरद पवार की लीगेसी अजीत दादा पवार के पास नहीं जाएगी, नो डाउट। अजीत दादा पवार भी संघर्षशील नेता है और एनसीपी में उनकी बड़ी पैठ है, लेकिन वो एनसीपी की लीगेसी को अपने साथ लेके चले जाएंगे, मुझको इसमें संदेह है कि वह शरद पवार के साथ रहेगी। शरद पवार जिसको देना चाहेंगे, और स्वाभाविक रूप से जो हम लोग परंपरा है वो अपनी बेटी को देंगे, जिसको देंगे उसी के साथ जाएगी। और यह हर राज्य में हुआ है। आप लीगेसी के ढेर सारे लोग रहे हैं, लेकिन लीगेसी उसी को गई है जिसको नेता ने सौंप दी है जी। अब उत्तर प्रदेश में देखिए आप, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव को नेता माना, पार्टी का नेता बनाया। शिवपाल जी लगे रह गए, कोई दो राय नहीं है कि संगठन पर उनका कब्जा था, लेकिन समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी के उनके समर्थक अखिलेश यादव को नेता मानते हैं जी। आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, एनटी रामाराव साहब की पूरी लेगेसी चली गई चंद्रबाबू नायडू के साथ। उनकी पत्नी और उनके परिवार के लोग लगे रह गए, लेगेसी नहीं बांट पाए। तो सवाल है कि नेता किसको अपनी लेगेसी दे रहा। और आज तो शरद पवार माने दोनों एक फर्क नहीं समझ लीजिए कि शिंदे साहब के साथ तो उद्धव ठाकरे साहब के साथ तो एक ही है कि बाला साहब बताने के लिए मौजूद नहीं है। यहाँ तो शरद पवार 80 साल की उम्र में मौजूद है कि हम कौन नेता मेरा, इस पार्टी को चलाएगा कौन जी। और उनके जीतते ही आप उस लेगेसी को छीन लेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं जी। और भारतीय जनता पार्टी को कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना चरित्र, चेहरा और कामकाज का तरीका एक अलग बताती रही है कि पाक साफ राजनीति करने का। आप सोचिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान क्या था कि पार्टियों को तोड़ करके अगर मुझे सत्ता मिलेगी तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी नहीं छूना चाहूंगा। एक वो पार्टी थी, और आज एक पार्टी है कि किसी भी तरह से सत्ता में आई है, और ये सत्ता आप पा भले लेते हैं। कर्नाटक में क्या हुआ था? कर्नाटक में आपने कांग्रेस को तोड़ दिया, जेडीएस के लोगों को अपने साथ ले लिया, चुनाव आया तो क्या हो गया? नाम लेवा कोई नहीं, जमानत तक तीसरे विधानसभा क्षेत्र में आपकी जमानत जब्त हो गई। तो चुनाव में हथकंडे काम नहीं आते। और मुझे लगता है कि इस देश आम नागरिक इस तरह के तोड़ फोड़ जनादेश के खिलाफ की सरकारें, लालच देकर सरकार चलाना, दबाव में लोगों को अपने साथ पार्टी में जोड़ लेना, इसको स्वीकार नहीं किया। उसको ये चीजें अच्छी नहीं लगती, और खासतौर से उनके द्वारा तो अच्छी नहीं लगती हैं जो एक साफ सुथरी राजनीति का दावा करते हैं। तो ये जो अस्थिरता है महाराष्ट्र में, इस अस्थिरता को बनाए रखने में भारतीय जनता पार्टी ही इसके लिए जिम्मेदार है। और इसके कारण से जो राजनीतिक स्थितियां बन रही हैं, उसके यह जरूर है कि सरकार उनकी बनी हुई है, सरकार उनकी बनी रहेगी भी। मुझे नहीं लगता कि चुनाव के पहले उसमें कोई तोड़ फोड़ हो पाएगी, या उनके लोग जो लोग हैं वापस ले जाएंगे अपने दलों में, इसकी संभावना मुझे नहीं है। लेकिन चुनाव की नौबत आएगी तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना होगा। अजय सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो महाराष्ट्र में हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां दिख रही हैं कि बीजेपी के लिए ये सिचुएशन सही से हैंडल करना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब सीटों के बंटवारे की बात होगी तो वो अजीत पवार के गुट को कितना संतुष्ट कर पाएंगे, शिंदे गुट को कितना संतुष्ट कर पाएंगे, और खुद कितना संतुष्ट कर पाएंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो हैं उनकी भी महत्वाकांक्षाओं का जो है सबको पता है कि कितने महत्वाकांक्षी है, वो खुद सीएम बनना चाहते हैं। और अजीत पवार के बारे में भी कमोबेश यही राय लोगों की है। नाराज अगर शिंदे हुए थे तो अजीत पवार की इसी कंट्रोलिंग नेचर से वो नाराज हो गए थे। क्या लगता है कि बीजेपी के लिए ये मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाने वाली परिस्थितियां हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता बीजेपी के लिए कोई बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इससे पहले बीजेपी जो है वो शिवसेना के साथ अलायंस बना के चलती थी। अब वो शिवसेना का जो अलायंस था, जो बहुत युगों से चलता आ रहा था, युगों का मतलब है इट हैज बीन रनिंग फॉर डिकेड्स, वो छिन्न भिन्न हो गया। उसमें से ठाकरे अलग निकल गए हैं, उद्धव दूसरे अलग निकल गए हैं, शिंदे अलग निकल गए हैं। तो जितना सा स्पेस बीजेपी ने, मुझे लगता है कि इनको दिया हुआ था शिवसेना को ट्रेडिशनली, वो स्पेस को डिवाइड कर देंगे जो बाकी पार्टी साथ जोड़ रही हैं। और हो सकता है कि वो क्या करें, मैं अब बीजेपी के स्पोक्समैन की तरह से बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये एक राजनीतिक खेल है, और इस राजनीतिक खेल में कौन किसका पासा कैसे पलट रहा है, क्यों पलट रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये खेल जो है, जब से महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ है
तब से चल रहा है। फडणवीस जो थे वो एक हफ्ते के लिए सीएम बने थे 2019 में, सितंबर 23 और समथिंग लाइक दैट, और सितंबर 29 और 28 ही हैड टू रिजाइन। तो उसके बाद जो शिवसेना थे वो उन्होंने कांग्रेस के साथ, तो ये जो जिस तरह का स्ट्रक्चर है इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें एनसीपी का अपना हाथ है, जिसमें शिवसेना डिवाइड हो चुकी है, जिसमें बीजेपी के अपने 104 एमएलएज हैं, और जिसमें और भी गठबंधन है, मैं ज्यादा उसके बारे में छोटे छोटे नाम नहीं लेना चाहता। तो ये एक खेल चल रहा है, उस पॉलिटिकल खेल में कभी कोई आगे है, कभी कोई पीछे है। आफ्टर ऑल हमें ये भी मानना चाहिए कि शिवसेना ने इलेक्शन जो था वो बीजेपी के साथ लड़ा था, लेकिन शिवसेना ने बीजेपी को त्याग करके शरद पवार के साथ हाथ जोड़ा या गांधी मतलब कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ा। क्या ये इमोरालिटी नहीं थी, पॉलिटिकल इमोरालिटी? ये पॉलिटिकल इमोरालिटी थी शिवसेना की। उसी में से उद्धव ठाकरे की जो इमोरालिटी थी, जो 1.5 साल चली, 2 साल चली, मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता, उसी में से शिंदे बाहर निकले। तो ये जो पॉलिटिकल इमोरालिटी महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है, ये राइट फ्रॉम डे वन चल रही है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन जिसने मिलके लोगों का विश्वास जीता था, उसमें से शिवसेना एक विचित्र रोल प्ले किया पॉलिटिकली, जिस वजह से ये गठबंधन धराशायी हुआ जो बरसों से चल रहा था। और उसके बाद जब नींव ही आपने गलत रख दी राजनीतिक, तो उस नींव के ऊपर कभी अच्छी इमारत नहीं बन सकती। अब शुक्ला जी कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा खेल खेल रही है। बीजेपी की जगह कोई और होता तो वो भी खेल खेलता, बाकियों में खेल खेलने की क्षमता नहीं है। अब क्षमता अगर उद्धव ठाकरे में थी तो उसने बीजेपी का साथ छोड़ा। अगर वो साथ छोड़ा तो क्या वो इमोरल पॉलिटिक्स नहीं थी? अगर आपने बीजेपी के साथ मिलके वोटर्स का एक मेजॉरिटी मैंडेट लिया है, लेकिन इलेक्शन के बाद आप उस मैंडेट को स्वीकार न करते हुए, क्योंकि आपको सीएम की चेयर नहीं मिल रही, आप दूसरी पार्टी के साथ जुड़ जाते हो, तो इमोरालिटी तो हो गई ना। तो जब महाराष्ट्र की राजनीति का बीज ही 2019 के इलेक्शन के बाद इमोरालिटी का पड़ा है, तो इसमें मुझे लगता है किसी पार्टी को दोष देना, जो मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं किसी का, किसी पार्टी को दोष देना, मुझे लगता है कि ये कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि जब भी राजनीतिक मैंडेट फ्लूइड होता है, उसमें जैसे कहते हैं कि इधर उधर होता रहता है। अभी शुक्ला जी ने एग्जाम्पल दिया कि वाजपेयी जी ने कहा कि मैं चिमटे से नहीं उठाऊंगा, लेकिन चिमटे से वाजपेयी जी ने नहीं उठाया। लेकिन वाजपेयी जी की जो अपनी सरकार थी वो 16 पार्टियों के कॉम्बिनेशन से बन रही थी। वो ठीक है कि उनका एक बहुत मॉरल हाई स्टैंडर्ड था, वो चाहते तो सरकार में से 2 आदमी भी ले लेते तो काम चल जाता। लेकिन मैं शुक्ला जी की इस बात को नमन करते हुए और वाजपेयी जी को भी नमन करते हुए कि इतना राजनीतिक जो स्तर था उस वक्त था, लेकिन हर समय वाजपेयी जी नहीं होते ना। समय बदलता है, युग बदलता है, भाषा बदलती है, परिभाषा बदलती है। हर समय एक ही युग नहीं रहता। तो आज के युग की परिभाषा सिंपल ये है कि महाराष्ट्र का जो बीज है, जो 2019 में बोया गया इलेक्शन के बाद, वो एक प्रदूषित बीज था, और उसका प्रदूषण जो था वो ठाकरे जी ने किया, उद्धव ठाकरे जी ने किया। और उसके बाद उस दूषित बीज में से जो भी पौधा निकलेगा उसको हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें स्वीकार करना चाहिए कि वो दूषित पौधा जो निकल रहा है उसकी पंखुड़ियां नीली भी हो सकती हैं, पीली भी हो सकती है, लाल भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती है। और जहां तक शुक्ला जी ने कहा कि बीजेपी को महाराष्ट्र में भुगतना पड़ेगा, ये एक राजनीतिक गणित है, राजनीतिक माहौल है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई भविष्यवाणी करना कोई अप्रोप्रिएट होगा राइट नाउ। बाकी ये है कि बीजेपी अगर ये काम कर रही है तो जाहिर है कि अपने आप को एक सुदृढ़ पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है, और वो सुदृढ़ पार्टी इसलिए है बिकॉज वो लार्जेस्ट
voted party है. BJP जी. has 104 seats. It has been given a big mandate by Maharashtra. अब वो गणित अलग हो गया है. अब वो महाराष्ट्र में वाजपेयी जी नहीं है, इसलिए वो गणित उथल पुथल हो गया है. जी. अब अगर उथल पुथल हो गया है तो उस उथल पुथल में जिसका भी दाव चलेगा वो चलाएगा. क्या शरद पवार का दाव नहीं चला? शरद पवार का दाव चला जब उसने उद्धव ठाकरे को निकाल के सीएम बना दिया. शरद पवार का दाव फेल हो गया क्योंकि उद्धव ठाकरे की बाकी की टीम जो है वो दूसरी तरफ आ गई. शरद पवार का दाव अब फेल हो गया क्योंकि उसका भतीजा जो है अजीत जो वो फेल हो गया. जब शरद पवार करे तो ठीक, जब बीजेपी करे तो गलत. गणित तो गणित है ना. जी. और ये एक संघर्ष है. जी. और इस संघर्ष में जो शक्तिशाली है वो अपना अपना कार्ड प्ले करेगा. मुझे नहीं लगता कि इसमें से हमें कोई बहुत बड़ा मॉरल लेसन देखना चाहिए. हमें सिर्फ ये बात समझनी चाहिए कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ अपॉर्चुनिज्म. और पॉलिटिक्स में स्ट्रेंज बेडफेलोज हो सकते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है. इसमें से हमें कोई परिभाषा निकालने की मुझे लगता है एज ए जर्नलिस्ट हमें आवश्यकता नहीं है. हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि ये सारा जो है ये किस तरफ जा रहा है. पास सुनील सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि बेंगलुरु में विपक्षी एकता की जो बैठक होने वाली थी इसे पोस्टपोन करना पड़ा है. ये भी कहा जा रहा है कि शायद मानसून सत्र की जो तैयारियां हैं उसमें भी उलझे हुए हैं ये विपक्षी दल. और अब ये बढ़ाकर मेरे ख्याल से 16-17 जुलाई की बात हो रही है. अभी ये जो दिन है, जो तारीखें हैं, इस पर मेरे पास कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये बैठक 16-17 जुलाई को ये बुलाई जा सकती है. मैं समझना चाहूँगी कि नीतीश सरकार को लेकर भी जो सुशील मोदी ने एक बयान दे दिया है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या एक और बड़ा जो गेम है वो बिहार में भी दिख सकता है और विपक्षी एकता जो है इसको पूरी तरह से बिखेर देने की जो है ये युद्ध स्तर पर कवायद शुरू हो चुकी है? नहीं, ये तो तमाम विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे हैं. अजय जी ने कहा कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो एक राजनीतिक स्थिति थी, उसमें बीजेपी दो ने की तरफ लोग चले गए. इस टूट को केवल इसलिए मैंने इस चर्चा का विषय हो गया और कोई राजनीतिक दल चर्चा कर रहे हैं कि 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में एनसीपी का नाम लेके कहा कि इनके नेता भ्रष्टाचार के में शामिल हैं और इतने लाख करोड़ कितना रुपया है इसके ये फंसे हुए हैं और हम इनको माफ नहीं करेंगे. एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेंगे और उनके खिलाफ ईडी सीबीआई इनके खिलाफ जांच करती है और बीच में आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो क्या यह सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है? आप एक तरफ जो शिवसेना के लोग टूट करके गए इंक्लूडिंग शिंदे साहब, उसमें से कितने लोग हैं जो ईडी और सीबीआई के रडार पे हैं, उनके खिलाफ नोटिसें हैं जी. तो क्या वो सामान्य टूट थी? एक राजनीतिक टूट थी, एक संगठनात्मक विरोध था. उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को छोड़ा. इसमें बहस हो सकती है कि वो एक अस्वाभाविक अलायंस में चले गए. कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना का कभी कोई तालमेल नहीं रहा, लेकिन वो एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में बीजेपी छोड़े होंगे, ये तो स्वीकार करने में सुविधा होगी. उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि हमको मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था और मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है और हम इनके साथ नहीं रहेंगे और हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे. जिन बिंदुओं पर उनकी असहमति हुई उसको उन्होंने खुल करके कहा कि साहब हमें मेरी असहमति है और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने हमको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा था, हमको नहीं बताया, हम चौकीदार हैं इनके साथ, हम नहीं रहेंगे, ये अलायंस नहीं चलेगा. अब उन्होंने आश्वासन दिया था, नहीं दिया था, ये दो पार्टियों के बीच की बात है. लेकिन एक राजनीतिक बात उद्धव ठाकरे ने कही और उस बिना पर वो उद्धव ठाकरे जो उसका बीजेपी से अलग हो, अननेचुरल अलायंस थी, इसमें कोई बहस नहीं है. तो वाइट सी बात है, कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना का कोई तालमेल नहीं रहा, लेकिन उन्होंने शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी की तरह से अपनी राजनीति शुरू की. तोड़ फोड़ किसने किया? राजनीतिक दल टूटते हैं, राजनीतिक दल पार्टी छोड़ के जाते भी हैं. सवाल पैदा तब होता है, बहस तब छिड़ती है कि आखिर दबाव डाल के पार्टी को तोड़ना और लोगों को अपने में मिला लेना. एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और जितने लोग हैं सब भ्रष्टाचार में शामिल हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपने शामिल कर लेते हैं. इस तरह की राजनीति को लेकर के बहस होती है और लेकर विमर्श बनता है.
यहाँ की जो राजनीतिक माहौल बन रहा है उसको लोग कैसे स्वीकार करेंगे? स्वाभाविक है कि हम और आप इस पे जजमेंटल नहीं हो सकते कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक जो माहौल बना है उसका असर पड़ेगा। यह जो आपने बात कही कि विपक्षी दल की एकता, विपक्षी दलों की बैठक टलने का, यह स्वाभाविक सी बात है। जब शिवसेना परेशान है और जेडीयू ने आरसीपी सिंह को बीजेपी ने अपने साथ कर लिया, उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के चले गए जो संसदीय बोर्ड के मेंबर थे उनके यहाँ। हो सकता है कि स्वाभाविक रूप से गए हों, लेकिन एक जेडीयू में भी तोड़फोड़ हुई और वह यह बात कही जा रही है कि आप सरकार बनते ही सीबीआई और ईडी ने बुलाया था तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कोई भी व्यक्ति इस देश का भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं हो सकता। लेकिन आखिर भ्रष्टाचार तभी क्यों बोलता है जब कोई सरकारें बनने बिगड़ने लगती हैं, जब आप सत्ता से बाहर होने लगते हैं या जब चुनाव होने लगता है। आज आप जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था तो लग रहा था कि पूरा पश्चिम बंगाल जो सब बीमारियों का अड्डा है वो, और आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। शुभेंदु अधिकारी साहब के साथ कोई बात ही नहीं करता, मुकुल राय साहब की कोई बात ही नहीं करता, राणा साहब आपकी महाराष्ट्र से ही है, वो आपकी शामिल है। बात इस पे हो रही है कि आप जो पार्टी सुचिता की राजनीति करने की बात करती थी वो उससे अलग है। इसको लोग अगर इसको लोग स्वीकार कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, हम और आपको रोते रहो। लेकिन मेरा यह मानना है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को एक वैकल्पिक राजनीति का विकल्प माना जाता है और ये माना जाता है कि एक नैतिकतावादी, एक पारदर्शी और एक बहुत साफ सुथरी राजनीति करने वाली पार्टी विद डिफरेंस का नारा पार्टी के लिए खुद किया था। और अगर आप उन्हीं हथकंडों के साथ करने के लिए उतर आए हैं जिन हथकंडों के लिए आप दूसरे राजनीतिक दलों पे आरोप लगाते रहे, तो मेरा मानना है कि आपका जो राजनीतिक आभा है वो प्रभावित होती है। हो सकता है कि आपको स्वीकार कर लेना, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि प्रभावित हुई है। महाराष्ट्र में जो बाजार समितियों की बैठक हुई, पूरे की पूरी सरकार का सफाया हो गया। महाराष्ट्र में कस्बा सीट बीजेपी 1995 के बाद कभी नहीं हारी थी, बुरी तरह से हार गई। मुझे लगता है कि और अगर आप इतनी ही ताकतवर हैं और आपको लगता है कि जन समर्थन उनके साथ है, तो अब जो नगर निगमों के चुनाव लंबे समय से क्यों टाले जा रहे हैं? चुनाव हो जाने चाहिए थे। अगर जनमत आपके पक्ष में है, राजनीतिक माहौल सरकार के पक्ष में है, तो हो जाना चाहिए था। केवल इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप पार्टी विद डिफरेंस है और पार्टी विद डिफरेंस दिखते नहीं, अगर आप पार्टी विद डिफरेंस है और आपकी राजनीतिक गतिविधियां पार्टी विद डिफरेंस दिखती नहीं, तो मुझे लगता है कि एक आपकी राजनीतिक जो प्रभाव मंडल है वो प्रभावित होता है। एक प्रश्न मेरा यहाँ पर यह भी है कि क्या इन सभी परिस्थितियों में ये भावना जो है ये मजबूत हो रही है कि पूरे देश में जब हम आम चुनाव की बात करते हैं तो विपक्षी एकता को अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस मजबूत हो रही है, अगर मुकाबला बीजेपी के साथ है तो कांग्रेस महाराष्ट्र में भी मजबूत हो गई है। आज अगर आप देश में देखिए तो केवल कांग्रेस सरकार के खिलाफ खड़ी, क्या किसी भी राजनीतिक दल को इस सरकार से लड़ते हुए देख पा रहे हैं आप कहीं भी? तो और इस देश में इस सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बनाने की जो कोशिश है वो तो केवल कांग्रेस ने किया। कहीं कोई राजनीति किसी राज्य की बात कीजिए जो एक आक्रामकता, जैसे शिवसेना आपके महाराष्ट्र में है, वो आक्रामक तरीके से काम कर रही है। उद्धव ठाकरे जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं जी। तो कांग्रेस के साथ साथ अन्य राजनीतिक दल जो है विभिन्न राज्यों में, आप कांग्रेस अकेले बूते पर कुछ नहीं कर सकती है, उसको रीजनल पार्टीज का सहयोग तो लेना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सुनील सर आपका भी, अजय सर आपका भी चर्चा में आने के लिए, उपस्थित होने के लिए स्ट्रेट टॉक में। और हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि महाराष्ट्र में जो यहाँ पर उठापटक हुआ है, अब अजीत पवार एनसीपी के कुछ विधायकों के साथ वहाँ पर सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को आम चुनाव में बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है उसे लेकर ये भी कह रहे हैं आलोचक कि बीजेपी एक्सपोज हो गई। और एक लाइन में यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी कि एक बहुत ही चर्चित इंटरव्यू आया था सत्यपाल मलिक का, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा नफरत नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है ये इस बात की तरफ फिर से इशारा करता है कि भ्रष्टाचार पर क्या बीजेपी को वाकई में बहुत ज़्यादा नफरत नहीं है। तभी अजीत पवार जो है वो सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, आम चुनाव सर पर है, विपक्षी एकता पर भी एक बड़ा सवाल इससे खड़ा हो गया है। फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके फीडबैक का
शिकायतों के साथ साथ सुझाव का भी इंतजार रहता है। धन्यवाद।